चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी आपका जो भी सेंटर है उसके आसपास आप लोग पहुंच जाना जल्दी। किसी के पास डिले ना हो एग्जाम। और जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उनको लेके जाना टाइम से। और अभी आज और कल और पढ़ लीजिए। लास्ट दिन जितना मन करे पढ़ना, ये रिवीजन करना है, रेस्ट करके एग्जाम देना अगले दिन। ठीक है, तो जो जो टॉपिक छूट गया है, कुछ लग रहा है आपको कि ये पढ़ना चाहिए था, तो अगर उसको भी रहने दीजिए। जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जो पढ़ रखा है, उसी को पढ़िए, उसको रिवाइज करिए अच्छे से। वही एग्जाम में आएगा, ये सोच के आपको जाना है एग्जाम। ठीक है, और अपने आप पे भरोसा रखिए। सर हमारा 6 का ग्रुप का है, तो कार से जाएंगे। हाँ, सुबह कार से निकल सकते हैं, जल्दी निकलना। 1 घंटे पहले ही पहुंच जाना। वही है जिसका सेंटर गुजरात में आया हुआ है। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं यूनिट 9 कि वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उनको रिवीजन में डिस्कस करते हैं। जो लोग भी यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो दे वांट टू ज्वाइन द कोर्स फॉर द असेंबली एग्जाम, दे कैन ज्वाइन फॉर द हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, दोनों भाषाओं में, पेपर 1, पेपर 2, सोशल वर्क और यूनिट स्टडी। Text go on this number. I will share the detail about the courses. चलिए, पहला यहाँ पर एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ओके, यहाँ पर कुछ एक्ट मैंने मेंशन किए हैं। एक जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, इसके अलावा दूसरा यहाँ पर सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, और यहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन। जितने भी एक्ट मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं यहाँ पर वो डिटेल में, वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और कौन सा है नेक्स्ट, पर्सन हो गया। हाँ ठीक है, और लास्ट में मैंने कुछ लिस्ट ऐड किया हुआ है इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस के, लॉ के, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इनेक्टेड किए गए हैं। उन सबकी ईयर याद रखनी है। ठीक है, बाकी जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया उनको आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना है, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर आपका बुक कब आएगा? देखिए, बुक अभी क्या है कि एग्जाम हो जाएगा तो मैं फ्री हो जाऊंगा थोड़ा सा, तो एक वीक काम करके उसको मैं फाइनल करके अपलोड कर दूंगा बुक को, तो आप लोग वहाँ उसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला यहाँ पर एक्ट जो है, दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, घरेलू हिंसा से महिलाओं को आरक्षण अधिनियम 2005। ओके, ये इस एक्ट को लाया गया था इंडिया के अंदर, ताकि जो भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है महिलाओं के अगेंस्ट में, उसको रोका जा सके और उसको एड्रेस किया जा सके। उसको लेकर के कुछ यहाँ पर प्रोविजन एस्पेक्ट दिए गए हैं एक्ट को लेकर के। जैसे यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस को इन्होंने एक्सप्लेन किया है, डिफाइन किया है कि घरेलू हिंसा का मतलब क्या होता है। एक ब्रॉडर डेफिनेशन है, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस में आपका नॉट ओनली फिजिकल वायलेंस आएगा, बल्कि इसमें आपका इमोशनल, सेक्सुअल या इकोनॉमिक अब्यूज भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्ट है, ये रिकॉग्नाइज करता है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो एक काइंड ऑफ महिलाओं के ह्यूमन राइट्स जो होते हैं उसका वायलेशन। ठीक है, तो अंडर दिस एक्ट कोशिश की जाती है किस प्रकार से जो विक्टिम है उसको रिलीफ मिले और उसको प्रोटेक्शन मिले, साथ साथ उसकी जो भी डोमेस्टिक वायलेंस है उसको रोका जा सके और उसको एड्रेस किया जा सके, उसके लिए इस एक्ट को लाया गया था। यहाँ पर कुछ करंट डेटा दिया हुआ है जो एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इंडिया के अंदर 32% जो मैरिड वीमेन होती हैं वो फिजिकल, सेक्सुअल, इमोशनल वायलेंस को जो एक्सपीरियंस करती है बाय देयर हस्बैंड इन देयर लाइफ टाइम। एंड इसके अलावा जो NFS HS का जो सर्वे है 2019-2021 वाला, उसमें 29.3% जो मैरिड इंडियन वीमेन है इन द एज ऑफ 18 to 49 दे आर एक्सपीरियंस डोमेस्टिक और सेक्सुअल वायलेंस। तो ये जो डेटा है वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और 3.1% जो प्रेग्नेंट वीमेन होती है इन द एज ऑफ 18 to 49 दे सफर फ्रॉम फिजिकल वायलेंस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो ये नंबर, कुछ नंबर है जहाँ पर जो केस रजिस्टर्ड हो जाते हैं। बहुत सारी महिलाएं जो केस नहीं करती हैं, स्पेशली विलेज एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है केस नहीं किए जाते हैं महिलाओं के द्वारा इस प्रकार से, या कंप्लेन रजिस्टर्ड नहीं की जाती है। ओके, तो 87% ऑफ मैरिड वीमेन हु आर विक्टिम ऑफ द मैरिटल वायलेंस डू नॉट सीक हेल्प। स्पेशली जो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं कंप्लेन नहीं करती हैं इस प्रकार से, केस रजिस्टर्ड नहीं कराती हैं, FIR नहीं करती। तो ये केवल वो डेटा है जहाँ पर, स्पेशली अर्बन एरिया का डेटा बोल सकते हैं। और इसको लेकर के डोमेस्टिक वायलेंस को जो है रोकने के लिए और उसको एड्रेस करने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए बाकी के और भी इनिशिएटिव है, जैसे कि ग्लोबल इनिशिएटिव जो है, दैट इज कॉल्ड एज CEDAW, दैट इज कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन। इसको UNGA के द्वारा अडॉप्ट किया गया था 1979 के अंदर। ओके,
तो इसके माध्यम से जो किसी प्रकार का भी डिस्क्रिमिनेशन जो है अगेंस्ट वीमेन, उसको रोका जा सके, उसको प्रिवेंट किया जा सके, उसको एड्रेस किया जा सके, उसके लिए इस इनिशिएटिव को लाया गया। ठीक है, तो ये दोनों आपके हो गए। ये तो इंडिया वाला है 2005 का, तो ग्लोबली जो ईएनजीए के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। सर कूपन कोड होगा हमारे लिए? हाँ होगा, क्यों नहीं होगा। सो जो करंट डेटा है इसको थोड़ा पढ़ लेना, बस ध्यान रखना क्या क्या है। बाकी जो एक्ट है इसका ईयर याद रखना है। और डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन तो याद नहीं करना है, लेकिन बस पढ़ लेना है कि इसमें फिजिकल वायलेंस के अलावा भी बाकी इमोशनल, सेक्सुअल, इकोनॉमिक वायलेंस भी आ जाता है। नेक्स्ट, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस। ये तो डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर के था। दूसरा जो है एक्ट है, ये आपका है वर्क प्लेस पर, जहाँ पर महिलाएं काम करती हैं, कार्यस्थल पर महिलाओं का अगर यौन उत्पीड़न होता है, तो उसको रोकने के लिए, उसको निषेध करने के लिए, उसके निवारण के लिए, रिएड्रेस करने के लिए इस एक्ट को लाया गया 2013 के अंदर, जिसको हम पीओसीएच एक्ट के नाम से जानते हैं, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। ठीक है। और ये जो एक्ट लाया गया था, इसका जो बेसिस है वो है विसाखा गाइडलाइंस। एक केस था दैट इज कॉल्ड एज विसाखा एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। ओके, उसके माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था, उसमें जो विसाखा गाइडलाइंस थी, वो जो है बेसिस बना इस एक्ट का। ठीक है। अब विसाखा गाइडलाइंस क्या है उसको डिटेल में नहीं जानना, बट वैसे बता देता हूँ। एक केस हुआ था राजस्थान में। ठीक है, जहाँ पर एक महिला थी, सोशल वर्कर थी। ठीक है। उसके द्वारा काइंड ऑफ बोल सकते हैं ऐसे प्रोग्राम चलाए जाते थे कि ताकि राजस्थान के अंदर जो चाइल्ड मैरिज होता है, जल्दी शादी कर दी जाती है, तो उसको रोकने के लिए, तो वहाँ के कुछ लोगों ने जो है उसको, उसका जो है गैंगरेप किया, और उसके द्वारा कंप्लेन की गई पुलिस में, तो पुलिस ने उसको कंप्लेन दायर नहीं की। उसको लेकर के फिर बाद में काइंड ऑफ मूवमेंट चला, तो फिर जो केस बना उसको विसाखा गाइडलाइंस बोलते हैं। उसी के बेसिस पे इस एक्ट को लाएंगे। ठीक, इस एक्ट के अंदर कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं आईसीसी फॉर्मेशन का, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। इसके पहले इसमें डेफिनेशन दी गई है सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब क्या होता है, क्या क्या एस्पेक्ट इसके इन्वॉल्व रहेंगे सेक्सुअल हरासमेंट में। दैट इज अ कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन दैट इज इंक्लूड द अनवेलकम एक्ट ऑफ बिहेवियर, किसी प्रकार का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फिजिकल कॉन्टेक्ट, या एंड डिमांड फॉर द रिक्वेस्ट फॉर द सेक्सुअल फेवर, उसके लिए डिमांड करना, रिक्वेस्ट करना, या फिर फोनोग्राफी वीडियो दिखाना या उसके लिए रिक्वेस्ट करना। इस प्रकार के सभी अनवेलकम्ड फिजिकल या वर्बल नॉन वर्बल एक्टिविटी या कंडक्ट जो किए जाते हैं, दैट इज इन द नेचर ऑफ सेक्सुअल, वो सभी आपके आते हैं सेक्सुअल हरासमेंट। सभी प्रकार की टिप्पणी, शारीरिक संपर्क या फिर कुछ भी यौन संबंधों के लिए मांग करना या अनुरोध करना, ये सभी चीजें आपके आएंगी सेक्सुअल हरासमेंट की। ओके। और इसके अलावा कुछ और प्रोविजन इसके अंदर आईसीसी का है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई जाएगी। जिस भी कंपनी के अंदर 10 से अधिक वर्कर काम करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर प्रोविजन है कि 10 से अगर ज्यादा एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, 10, तो वहाँ पर एक आईसीसी गठन होगा, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। ओके, तो कोई भी इशू अगर है इस प्रकार का, तो उसको सेक्सुअल हरासमेंट का केस जो होगा उसकी कंप्लेन अंडर आईसीसी आएगी। ठीक है। इन केस अगर आईसीसी नहीं है लोकल लेवल पे, तो लोकल कंप्लेंट कमेटी बनाई जाए, इसको बोलते हैं एलसीसी। ठीक है, इफ नॉट आईसीसी फिजिबल नहीं है, तो वहां पर लोकल कंप्लेंट बनाई जाएगी, जो कि इस प्रकार के कंप्लेन को हैंडल करेगी, दैट इज रिलेटेड टू सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है। कंप्लेन मैकेनिज्म के अंदर ये बोल सकते हैं कि ये काइंड ऑफ, ये जो एक्ट है इसमें टाइम बाउंड मैनर में कंप्लेन को एड्रेस करने की बात की गई है, कि जो आईसीसी है, ओके, उसको जो है इंक्वायरी को कंप्लीट करना है 19 डे के, 90 दिन के अंदर आईसीसी उस कंप्लेन को लेकर के प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी करेगी। और जो इंक्वायरी होगी उसकी रिपोर्ट बना करके जो एम्प्लॉयर है या जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स होता है उसके पास सबमिट की जाएगी। ठीक है, जो भी रिकमेंडेशन होगी देन 60 डे के अंदर दी जाएगी। दैट इज अ कंप्लेन मैकेनिज्म। तो काइंड बोल सकते हैं कम समय में कंप्लेन को एड्रेस करने की प्रोविजन ऐड किया गया है इस एक्ट के अंदर। रेड्रेसल एंड पेनल्टी को लेकर के इस एक्ट के अंदर बहुत प्रकार की आप बोल सकते हैं रेंज ऑफ पेनल्टी मेंशन है, इंक्लूडिंग दी रिटन अपॉलॉजी, माफीनामा, वार्निंग। इसके अलावा विड्रॉ ऑफ द प्रमोशन, ऐसे लोग जो किसी संस्था में काम करते हैं, अगर उनके द्वारा किसी प्रकार का सेक्सुअल हरासमेंट उनके अगेंस्ट में है, तो उनका टर्मिनेशन भी हो सकता है। प्रमोशन तो नहीं होगा, विड्रॉ प्रमोशन, उनका प्रमोशन रोका जा सकता है। ठीक है, ये सभी प्रोविजन होते हैं। ये वर्क प्लेस कहीं पर भी हो सकता है, कोई प्राइवेट संस्था हो सकती है, कोई गवर्नमेंट संस्था हो सकती है, जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी है। बहुत सारे केसेस आपने सुने होंगे शायद, कॉलेज में होते हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह में, स्पेशली पीएचडी को लेकर के।
ओके, तो जो पीएचडी सुपरवाइजर होते हैं उनके अगेंस्ट में किस प्रकार के केसेस दे दिए जाते हैं लड़कियों के द्वारा जो पीएचडी कर रही होती है, अगर उनके अगेंस्ट में किसी प्रकार का सेक्सुअल हरासमेंट केसेस बनता है, तो ऐसे केसेस बहुत सारे आते हैं यूनिवर्सिटी में। और हर कॉलेज के अंदर एक आईसीसी कमेटी होती है, जिसमें कुछ 50% जो है महिलाएं होती हैं उसका पार्ट। ये भी आपको ये ध्यान रखना है उसके अंदर। क्लियर है? सर यहाँ पे बोल रहे हैं कि नियोक्ता को देना है 90 डेज के अंदर, तो कौन नियोक्ता? नियुक्ता मतलब? सर वो जो रिपोर्ट सबमिट करना है नियोक्ता या जिला अधिकारी को, हम्म, देखो तो इसमें नियोक्ता में ये सर। जो 90 डे का लिखा हुआ है, वो इसका मतलब ये है कि जो है आईसीसी कमेटी बनेगी ना, इसके द्वारा जो भी जो केस हैंडल किया जा रहा है उसको 90 दिन में बना करके उसको देना है। या तो जो जैसे कि जहाँ पर कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी या कुछ भी संस्था है कोई, ठीक है, तो उनका जो एम्प्लॉयर है जो है अथॉरिटी होगी उसको देना है, या फिर जो बोल सकते हैं ऑफिस या बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा उसको सबमिट करना होगा। ठीक है, तभी आगे केस बढ़ेगा ना। जो इंक्वायरी रिपोर्ट होगी जो कि आईसीसी के द्वारा एसेस की जाएगी या कंप्लेन को देखा जाएगा, हैंडल किया जा रहा होगा पूरा, उसकी रिपोर्ट बना करके दी जाएगी हायर अथॉरिटी को या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में। उसके बाद जो ऑफिसर होगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा या हायर अथॉरिटी होगी, वो विद इन दी 60 डेज उस पर काम करेगी। जो रिकमेंडेशन दी जाएंगी इस कमेटी के माध्यम से, ठीक है, उस पर एक्शन लिया जाएगा बाय दी हायर अथॉरिटी विद इन दी 60 डेज। क्लियर है? जी सर, क्लियर। है ना? 90 डे के अंदर जो आईसीसी कमेटी बनेगी वो इंक्वायरी करेगी। जैसे केस ऐसा नहीं कि तुरंत वो लोग उस पर किसी प्रकार का डायरेक्ट रिकमेंडेशन दे सकते हैं, उसका इंक्वायरी होगा, टाइम लगेगा। बट जो है टाइम वो लिमिटेड है, 90 डे के अंदर आपको रिकमेंडेशन देना ही देना है, रिपोर्ट बनाकर सबमिट करना है अथॉरिटी को। और उसके बाद जो अथॉरिटी होगी वो उस पर काइंड ऑफ जो रिकमेंडेशन के आधार पर जो होगा उसके एक्ट किया जाएगा, या जो भी दंड होगा उसके अनुसार मिलेगा। और जो पेनल्टी है या जो एड्रेस है उसको यहाँ पर दिया गया किस प्रकार का हो सकता है। या छोटा केस है तो रिटर्न एम्प्लॉय हो सकती है, या वार्निंग दी जा सकती है, या किसी प्रकार से प्रमोशन को रोका जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है। इस प्रकार की जो भी रिटेशन पेनल्टीज होगी रिकमेंडेशन के आधार पर वो दी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर एक्ट जो इम्पोर्टेंट है, पर्सन विद डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995। ठीक है, ये विकलांग व्यक्तियों के लिए इस एक्ट को लाया गया था 1995 में, ताकि उनको बराबर अवसर मिल पाए, जैसे कि बाकी लोगों को जो है अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, रोजगार की, एजुकेशन की, हेल्थ की, पब्लिक फैसिलिटी मिलती है। तो चूंकि जो डिसेबल्ड होते हैं काइंड ऑफ उनका सोशल एक्सक्लूजन होता है, तो उसको एड्रेस करने के लिए, ताकि वो भी जो है उनको भी शिक्षा प्राप्त हो पाए, हेल्थ फैसिलिटी या बाकी रोजगार है वो सभी मिल पाए, उसके लिए इस एक्ट को लाया गया था, उनके अधिकारों को बचाने के लिए और उनका उनको बराबर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए इस एक्ट को 1995 में लाया गया। ठीक है, तो इस एक्ट का जो उद्देश्य था, जो एम था, किस प्रकार से डिसेबल्ड पर्सन के अधिकारों को प्रोटेक्ट करना और साथ ही साथ उनको बराबर इक्वल अपॉर्चुनिटी इंश्योर करना सभी क्षेत्रों में, चाहे शिक्षा हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, रोजगार हो, पब्लिक फैसिलिटी हो, या बाकी सर्विसेज जो होती है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999, इसको लाया गया और इसके माध्यम से एक नेशनल ट्रस्ट बना फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन। ऐसे पर्सन जो कि जिनको ऑटिज्म है या सेरेब्रल पाल्सी है, मेंटल रिटार्डेशन अफेक्टेड है या मल्टीपल डिसेबिलिटी है, उनको लेकर के इस एक्ट को लाया गया था, नेशनल ट्रस्ट बनाया गया था। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो एक्ट था इसका फोकस था कि किस प्रकार से वेलफेयर को प्रमोट करना, प्रोटेक्शन या एम्पावर करना लोगों को, जो भी इंडिविजुअल जो कि अफेक्टेड है, डिसेबल्ड है, या उनकी फैमिली के मेंबर है जो, तो उनको लेकर के इस एक्ट को बनाया गया था। नेक्स्ट है नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006। अगेन यहाँ पर 2006 में पॉलिसी बनाई गई। इसका जो मेन उद्देश्य था कि जो इश्यू होते हैं ना, जैसे कि जो डिसेबल्ड पर्सन उनके एजुकेशन को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, रोजगार को लेकर के, या बाकी चीजें, बाकी जो पब्लिक सर्विसेज एक्सेस नहीं कर पाते हैं वो लोग, या समाज के अंदर सोशल एक्सक्लूजन होता है, तो पॉलिसी के माध्यम से इस प्रकार की अप्रोच अपनाई गई, या बोल सकते हैं, ताकि उनका इंक्लूजन हो पाए सोसाइटी के अंदर, वो दोबारा से रीइंटीग्रेट हो पाए सोसाइटी जो डिसेबल्ड है, और साथ ही साथ उनके जो इश्यू है हेल्थ को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, बाकी सभी वो भी एड्रेस हो सके। तो इस पॉलिसी को बनाया गया था।
सो दैट सभी प्रकार के जो इशू है उनको एड्रेस किया जा सके। नेक्स्ट फिर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है 2016 में, जो पहले वाला एक्ट था उसमें चेंजेस किए गए कुछ। आरपीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म क्या है बताइए। इसका जो फोकस था कि किस प्रकार से डिसेबिलिटी और डिसेबल्ड पर्सन जो होते हैं, डिसेबिलिटी राइट होते हैं, उसके बारे में लोगों को अवेयर किया जा सके। एक्ट तो पहले भी था लेकिन लोग उतना अवेयर नहीं थे, लोगों को जागरूकता नहीं थी, या लोग इतने मतलब काइंड ऑफ डिसेबिलिटी को लेकर के लोगों के जो दिमाग में क्या बोल सकते हैं, समाज के अंदर उतना एक्सेप्टेंस नहीं था, या सोशल एक्सक्लूजन होता था लोगों का जो डिसेबल्ड पर्सन थे। तो इसका फोकस था कि हम और ज्यादा एक काइंड ऑफ अवेयरनेस कैंपेन या अवेयरनेस चलाएं समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, डिसेबिलिटी को लेकर के और डिसेबल्ड अधिकारों को लेकर के लोग जागरूक हों, उनको पता चले। तो काइंड ऑफ पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए अ, जो पर्सन डिसेबल्ड है उनकी लाइफ में इसको एक्ट को लाया गया। और भी प्रोविजंस थे, जैसे कि यहाँ पर जो डिसेबिलिटी थी उनको बढ़ा करके 7 से लेकर 21 कर दिया। 7 कौन कौन सी थी जो यहाँ पर लिखी हुई है? ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोसी क्योर्ड, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मेंटल इलनेस। अब बाकी अभी टोटल 21 हो गई, तो 21 तो याद नहीं करना है क्योंकि बहुत ज्यादा है, वो तो एग्जाम में आएगा नहीं। ठीक है। और ऐसे बच्चे जो कि जिनको बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, बेंचमार्क मतलब होता है जहाँ पर 40% डिसेबिलिटी होती है उससे ज्यादा, और 6 से लेकर 18 साल के बच्चे, उनको फ्री ऑफ एजुकेशन दी जाएगी, राइट टू फ्री एजुकेशन। एंड इस एक्ट के अंदर जो है रिजर्वेशन को बढ़ा दिया गया है। जो लोग बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी में आते हैं, 3 से लेकर 4% गवर्नमेंट जॉब में, और 3 से लेकर 5% आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर, जैसे कि जहाँ एडमिशन वगैरह होता है कहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर 5% एजुकेशन को मिलेगा आपका रिजर्वेशन, और सरकारी जॉब में 4%। ये प्रोविजंस आपके नए वाले एक्ट के अंदर है, एपीडेविट एक्ट 2016 के अंदर। ठीक है, ये प्रोविजन एग्जाम में आते हैं कई बार, तो आपको ध्यान रखना है। और डिसेबिलिटी को लेकर के जितने भी एक्ट है या पॉलिसी है वो सब यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए हैं जो इंपॉर्टेंट है। 1995 का है, 1999 में एक ट्रस्ट बनाया, और इसका पॉलिसी 2006 में लाई गई। और आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 जो कि अमेंडेड है 1995 वाला है, जिसमें कुछ डिसेबिलिटी को बढ़ा करके 2021 कर दिया है। बोलिए, क्लियर है? आज यहाँ पर बारिश हो रही है, बहुत गर्मी है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे जो और इम्पोर्टेंट एक्ट जो है मैंने उसको लास्ट में मेंशन कर दिया है, तो उनको आप याद कर लेना। ठीक है। 2006 कुछ प्लेस में था क्वेश्चन। प्लेस मतलब पॉलिसी, पॉलिसी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जिसको हम ऐसे बोलते हैं, एग्जाम में इसका फुल फॉर्म आता है, तो आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है कि फुल फॉर्म है क्या। ठीक है, लिखता है आईएसओ लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है आईओएस का, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, ये स्वतंत्र बॉडी है, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर जो भी 162 नेशन बोल सकते हैं इसके मेंबर है। इसका हेडक्वार्टर आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसको ये स्टार्ट हुआ इसका ऑपरेशन 1947 23 फरवरी। ठीक है, तो आईएसओ का मतलब होता है कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, कोई सामान लेते हैं, ठीक है, या कोई सर्विस ले रहे होते हैं किसी कंपनी की, तो अगर उस पर आईएसओ सर्टिफिकेशन होता है तो ये इस चीज़ को इंश्योर करता है कि जो प्रोडक्ट आपने खरीदा उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, या फिर आपने जो सर्विस आप ले रहे हैं वो एफिशिएंट होगी, सेफ्टी सिक्योरिटी वो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सर्टिफिकेशन दिया जाता है, तो आपका आईएसओ सर्टिफिकेशन कहलाता है। तो बहुत सारे आईएसओ सर्टिफिकेशन है जो कि आपको नोट्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख लेना। जैसे आईएसओ 9001 2015 है, इसके अलावा 14001 2015 है। कई प्रकार के हैं, तो जैसे लिस्ट तो यहाँ पर हम ऐड नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप लोग पढ़ लेना उसमें। नोट्स में मैंने मेंशन किया है सभी, प्लस कोर्स में, फाउंडेशन कोर्स में। ये फैक्ट आपको याद कर लेना है, इनकेस अगर आता है फैक्ट तो पता रहना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस 90%। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बना करके वो दे सकते हैं, डायरेक्टली नहीं देंगे लेकिन इनडायरेक्टली दे सकते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते थे वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो सीएसआर को बनाया गया या उसको मैंडेटरी किया गया किस एक्ट के अंतर्गत, कौन सा इसमें सेक्शन था। दो चीजें याद रखनी है आपको, पहले जो है
ये कंपनी एक्ट के अंतर्गत बनाया गया। कंपनी एक्ट के मतलब केवल कंपनी एक्ट नहीं, उसका जो सेक्शन है 135, ठीक है, उसमें CSR को इंक्लूड किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। 135 सेक्शन याद रखना। इसमें जो प्रोविजन था सेक्शन 135 के अंदर कि जो कंपनियां होती हैं उनका जो फाइनेंशियल क्राइटेरिया है कि उनको 2% अपना नेट प्रॉफिट्स का दे हैव टू स्पेंड ऑन CSR एक्टिविटी। अब CSR एक्टिविटी क्या होती है? कोई भी एक्टिविटी जैसे कि एजुकेशन को, हेल्थ को लेकर के, एनवायरमेंट को लेकर के, एनवायरमेंट को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि कंपनियों के द्वारा पोल्यूशन भी किया जाता है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, या किसी प्रकार से लोग अफेक्टेड होते हैं, तो उनके भले के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए इनकी जिम्मेदारी होती है कि उनका अपना 2% प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट का 2% उनको स्पेंड करना होता है CSR एक्टिविटी के अंदर प्रोसीडिंग फाइनेंशियर की, ठीक है। तो इसके पहले जो आपका कंपनी एक्ट 2013 था, इसका सेक्शन 135 था, उसमें ये मेंशन किया गया था कि ड्यूरिंग दी जो 3 प्रोसीडिंग्स फाइनेंशियल ईयर होंगे उसके उसमें आपको 2% खर्च करना है नेट प्रॉफिट का, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अभी जो 2019 का जो एक्ट है, कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2019, इसी को अमेंडमेंट हुआ है इसमें, और जो सेक्शन 135 था उसमें चेंजेस होकर के इसमें एक क्लॉज ऐड किया गया। इसके अंदर मेंशन किया गया है क्राइटेरिया। इसका मतलब ये है कि कोई भी कंपनी, ठीक है, उसका 3 साल पूरा हो ना हो, लेकिन अगर वो इन क्राइटेरिया को फॉलो करता है तो दे हैव टू स्पेंड मनी। लाइक पहला इसमें जो है दिया गया है, सेकेंड पहला क्राइटेरिया है इसके अंदर, नेट वर्थ ऑफ कंपनी टू बी अ 500 करोड़ और मोर। अगर नेट वर्थ जो है उसकी कंपनी की 500 करोड़ से ज्यादा है या उतनी है, देन दे हैव टू स्पेंड दैट अमाउंट। एंड या टर्नओवर आपका 1000 करोड़ से ज्यादा है या बराबर है, या फिर तीसरी क्राइटेरिया जो है वो थ्रेशोल्ड है, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से या 5 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है पता ही होगा, इन तीनों का मतलब पता है? बताइए। सो दीज आर द क्राइटेरिया, वी कैन से थ्रेशोल्ड लिमिट है एप्लीकेबिलिटी। कोई भी कंपनी जो CSR एक्टिविटी करेगी कि नहीं करेगी, अगर वो इन तीनों क्राइटेरिया फिट बैठती है, देन दे हैव टू स्पेंड देयर द अमाउंट फ्रॉम देयर नेट प्रॉफिट फॉर द CSR एक्टिविटी। CSR एक्टिविटी कोई भी हो सकती है। बोलिए। प्रॉफिट का मतलब होता है, प्रॉफिट का मतलब क्या होगा? सिंपल है कि जो टोटल कॉस्ट है जो, ठीक है, वो उसको हटा देना टोटल रेवेन्यू से।